हैलोएल्केन्स के पार्ट 2 में हमने हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने की बात करी। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में हम प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे। हैलोएल्केन, अभी हमें हैलोएल्केन्स की बात करें, हैलोएरिन्स का हमने अभी जिक्र नहीं किया है। तो प्रॉपर्टी दो तरह की है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में कम आती हैं, बट वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के नाम से आती हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 फिजिकल स्टेट। जो छोटे हैलोएल्केन्स होते हैं C1 to C4, वो CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है। ये गैस स्टेट में होते हैं C1 to C4। C18 तक के जो हैलोएल्केन्स होते हैं वो सब लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जिससे हायर वंस जो है वो सभी के सभी सॉलिड स्टेट में। अब ये भी बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होते हैं हैलोएल्केन्स के, वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है। वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने के साथ क्या होगा, वो कंपैक्ट हो जाते हैं, यानी स्टेट उनकी गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड होती जाती है। पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होते हैं हैलोएल्केन्स के, वैसे वैसे इनके एमपी एंड बीपीज बढ़ते जाते हैं। अब बात ये पैदा होती है, ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेंगे इनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी। देयरफॉर मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सच टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा फोर्स को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, एमपी बीपी इनके लगातार बढ़ते जाएंगे। बट यहां एक बात समझने की है, क्या मैंने अभी जिक्र करा, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेंगे वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी। तो अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखते हैं, मींस CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, इन सभी में मोलिकुलर मास सेम है, बट हाइड्रोजन एटम मैंने अलग किया है। F से क्लोरो ग्रुप का मोलिकुलर मास एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उससे ज्यादा Br का होता है, उससे ज्यादा I का होता है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी। तो हम इनके एमपी को इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो ये सीक्वेंस होगा इनके एमपी में। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम सेम रखते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH2Cl एंड CH3Cl, इनमें तीनों में मैंने हाइड्रोजन एटम को सेम किया है, बट एल्काइल ग्रुप अलग अलग किया है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनका एमपी इस तरह से बढ़ता हो जाएगा। अगर मैं मोलिकुलर मास सेम रख लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, 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 CCl, एक मैंने क्या CH3, CH3, CH, CH2Cl, और फिर मैंने किया ओपन चेन 3, 4 और 5। क्या होगा, साइज सबसे ज्यादा इसका है, इससे कम इसका है, इससे कम इसका है। तो साइज जितना बढ़ता जाएगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती जाएगी। तो हम इनके एमपी को इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनके साइज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका एमपी भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती जाती है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक सोलिबिलिटी का पॉइंट और है, सोलिबिलिटी। ऑल्दो हैलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, येट दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। यहां ये बात पैदा होती है, ऐसा क्यों होता है। जब इनकी नेचर पोलर है तो मैं भूल जाना चाहिए पोलर सोलर एटम। बट होता क्या है, ध्यान दीजिए कि हैलोएल्केन्स जो होते हैं, हैलोएल्केन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसको तोड़ने में कैपेबल नहीं होते और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते। दोनों बातें नहीं होती। यानी कहने का क्या हुआ कि हैलोएल्केन्स आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2 मॉलिक्यूल एंड नॉट कैपेबल to break such type of bond present in the H2 molecule. Therefore, these are insoluble in H2. दोनों बातें नहीं होती, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते और ना हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाते जो H2 के मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है। इस वजह से these are insoluble in H2. तो 2-3 प्रॉपर्टी ज्यादा आती हैं एग्जाम में, फिजिकल स्टेट, उसके बाद एमपी बीपी की हमने बात करी, एंड थर्ड वन इज सोलिबिलिटी।
इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है एल्केन्स में। हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद KOH, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद KOH। अब KOH यानी कोई भी बेस, KOH के साथ रिएक्शन दो तरह की होती है हमें एल्केन की, ध्यान से देखेंगे। CH3 CH2Cl प्लस KOH, CH3 CH2Cl प्लस KOH, ये एक्वस है एंड इट इज अल्कोहलिक। अगर कोई भी हेलोएल्केन एक्वस टू H के साथ रिएक्ट करता है तो कोरस्पोंडिंग अल्कोहल बनेगा, यानी क्या बनेगा CH3 CH2OH एंड प्लस KCl, और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। अब बात ये पैदा होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा होता क्यों है। कोई भी हेलोएल्केन एक्वस टू H के साथ रिएक्ट करके कोरस्पोंडिंग अल्कोहल देता है, एंड कोई भी हेलोएल्केन अल्कोहलिक H के साथ जब रिएक्ट करता है तो कोरस्पोंडिंग एल्कीन देता है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा इसलिए होता है, एक्वस टू H मींस पानी में घुला हुआ KOH। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, KOH का आयनाइजेशन हो जाएगा, K कोएफिशिएंट OH नेगेटिव बनेगा। OH नेगेटिव पानी से भी मिलता है, OH नेगेटिव आपका KOH के आयनाइजेशन से मिलेगा। तो KOH क्या होता है, एक OH नेगेटिव क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे देगा सब्स्टिट्यूशन और कोरस्पोंडिंग अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, KOH नेगेटिव मिलेगा, बट अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव भी मिलेगा। यहां पानी नहीं है, यहां पर अल्कोहल है, RO नेगेटिव बनेगा। RO negative is strong nucleophile in comparison of OH negative, and the nature of RO negative is dehydrohalogenation। ये dehydrohalogenation रिएक्शन देता है। dehydrohalogenation मींस हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को बाहर निकालेगा, दोनों को बाहर निकालेगा तो कोरस्पोंडिंग एल्कीन बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्वस टू H की रिएक्शन होती है तो कोरस्पोंडिंग अल्कोहल, एंड अल्कोहलिक H की रिएक्शन होती है तो कोरस्पोंडिंग एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद KOH। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 हम बात करते हैं KCl के साथ। रिएक्शन विद KCl, कोई भी हेलोएल्केन जब KCl के साथ रिएक्ट करता है तो कोरस्पोंडिंग साइनाइड बनेगा। हमने क्या किया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, कुछ भी हेलोएल्केन लिया, प्लस KCl बनेगा बेटा क्या, CH3 CH2Cl एंड प्लस KBr। और अगर हम CH3 CH2Br प्लस AgCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NC और प्लस AgBr। अब यहां पर भी ये बात पैदा होती है कि ऐसा क्यों होता है। रिएक्शन KCl से हुई तो कोरस्पोंडिंग साइनाइड बना, लेकिन अगर रिएक्शन AgCl से होती तो क्या बना, कोरस्पोंडिंग आइसोसाइनाइड बना। ऐसा क्यों, KCl में जो Cl है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। हम हालांकि पढ़ेंगे दूसरे लेसन में इस बारे में। Cl एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है दोनों तरफ अटैक करने वाला। आपने सुना होगा एक सांप होता है जो दोनों तरफ से मुंह होता है, जिसमें अगर आपने कभी इसकी जानकारी ली हो तो ये दो मुंह वाला सांप है। मतलब Cl एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो C की तरफ से अटैक कर सकता है और N की तरफ से अटैक कर सकता है। अगर KCl आप लेंगे तो अटैकिंग C की तरफ से होती है, और अगर AgCl लेंगे तो अटैकिंग N की तरफ होती है। इस वजह से कोरस्पोंडिंग साइनाइड और इस वजह से कोरस्पोंडिंग साइनाइड कंपाउंड बनता है रिएक्शन विद KCl के साथ।
इसके बारे में हालांकि हम अलग से भी चर्चा करेंगे ऐसा होता क्यों है। इसके बाद जो बात रिएक्शन विद केसीएन है वही बात सेम रिएक्शन होगी रिएक्शन विद KNO2 एंड रिएक्शन विद AgNO2, वहां भी इसी तरह की रिएक्शन आती है सेम वही बात। नाइट्राइट और नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, वही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब दोनों तरफ से अटैक करने वाला। एन की तरफ अटैक होगा तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा और O की तरफ अटैक होगा तो नाइट्राइट कंपाउंड बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है, दोनों तरफ से अटैक वो कर सकता है।